हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू मेडिकोरस। आज हम लोग क्लास 12 के थर्ड चैप्टर को देखेंगे जो फिजियोलॉजी के अंदर है और वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन को पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि रिप्रोडक्शन एनिमल के केस में कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो अगर हम लोग एनिमल को डिवाइड करें तो हमारे पास कुछ लोअर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स होते हैं, जबकि कुछ एनिमल जो होते हैं वो हायर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स होते हैं। अब हायर ग्रुप्स के अंदर ह्यूमन भी आता है और जितने भी मैमल्स होते हैं सारे मैमल्स इस हायर ग्रुप में ही इंक्लूड किया जाता है। जबकि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको लोअर ग्रुप के कैटेगरी में रखा जाता है, जिनमें मेनली सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा जाता है। तो अगर हायर ग्रुप के लिए देखा जाए तो वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कॉमनली ऑब्जर्व किया जाता है और इसी चीज को हमें थोड़ा सा डिटेल्स में जानना है। देखिए, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो वहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन या फिर टू पेरेंट्स की कोई जरूरत होती नहीं है। मतलब यहाँ पे लोअर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म में सिंगल पेरेंट से ही एक ऑर्गेनिज्म का डेवलप हो सकता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में टू पेरेंट्स होना बहुत जरूरी होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में ब्लास्टिमा बोल के एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में दो पेरेंट के गैमेटिक फ्यूजन की वजह से वहां पे जाइगोट फॉर्मेशन होता है। तो आप जान ही सकते हो जाइगोट हम लोग बोलते हैं अगर दो पेरेंट का कॉम्बिनेशन हो, और ब्लास्टिमा बोलते हैं सिंगल पेरेंट से अगर एक न्यू इंडिविजुअल या फिर उसका स्ट्रक्चर बने तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टिमा। अब जो एनिमल होते हैं वो मूवेबल होते हैं, जिसके वजह से उसको एक नाम पड़ता है जॉइंट्स। जॉइंट्स का मतलब होता है जिसके पास फ्लैजेला होता है या फिर टेल होते हैं, या फिर अगर वो ऑर्गेनिज्म मूव कर सकता है, लोकोमोट कर सकते हैं, तो उसको हम लोग जॉइंट टर्म देते हैं। तो जो भी ऑर्गेनिज्म असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू एक ही पेरेंट से डेवलप होते हैं जिसका नाम ब्लास्टिमा है, तो उस टाइप के एनिमल को हम लोग नाम देते हैं ब्लास्टोजॉइट्स। अगर हायर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स में देखा जाए तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और जिसके वजह से उस एनिमल का नाम होता है oozoids। तो आई गेस आप सभी को ये वाले पॉइंट समझ में आ गया है। अगर आ गया है तो एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे और उसको सम अप करेंगे कि जो भी ऑर्गेनिज्म ब्लास्टोजॉइड्स बनाते हैं, मतलब लोअर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म में जो ब्लास्टोजॉइड्स बनते हैं उसका जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस का नाम होते हैं ब्लास्टोजेनेसिस। जबकि अगर हायर ऑर्गेनिज्म में हम लोग देखें कि वहां पे oozoids का फॉर्मेशन होता है और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, उस केस में इसका नाम होता है एम्ब्रायोजेनेसिस। मतलब अगर हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन को पढ़ रहे हैं तो हमें एम्ब्रायोजेनेसिस के पूरे प्रोसेस को देखना होगा, जबकि अगर कोई लोअर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन देख रहे हैं तो उनके लिए जो प्रोसेस होता है वो होता है ब्लास्टोजेनेसिस। सो नेक्स्ट देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन के केस में हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सभी लोग जानते हैं कि सेक्स ऑर्गन का होना बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास सेक्स ऑर्गन नहीं है, जैसे कि बैक्टीरिया, फिर भी वो लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर वो करते भी हैं तो उस रिप्रोडक्शन को, उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग कंप्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोलते हैं, उसको पार्शियली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, और जिसके वजह से इसको हम लोग कंजुगेटिव काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। मतलब की बात यह है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर कंप्लीट करना होता है तो उसमें सेक्स ऑर्गन का होना लाजमी है। तो सेक्स ऑर्गन के बेसिस पे ही ह्यूमन में दो टाइप के सेक्स ऑर्गन्स के एनिमल को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक को हम लोग बोलते हैं मेल और दूसरे होते हैं फीमेल। तो मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दो टाइप के सेक्स ऑर्गन अवेलेबल होते हैं इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। पर सेक्स ऑर्गन में अगर देखा जाए बोथ मेल एंड फीमेल के केस में, वहां
दो टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। सो बोथ मेल एंड फीमेल में सेक्स ऑर्गन दो प्रकार के हो सकते हैं। एक का नाम होता है एसेंशियल, मतलब जिसके वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, और दूसरे को हम लोग नाम देते हैं एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन, मतलब कि मतलब एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन एसेंशियल सेक्स ऑर्गन को इन्फ्लुएंस करेगा, जिसके वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकते हैं। मतलब ये ऑर्गन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सो दैट हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मूव कर सके। एसेंशियल सेक्स ऑर्गन ये इंपॉर्टेंट है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाए, इसके वजह से इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। और जबकि एक्सेसरी से कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ये हेल्प करते हैं एसेंशियल को, जिसके वजह से इसका नाम होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको बोला जाता है? जिससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकते हैं। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन किसको बोलता है? जिससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने में वो इन्फ्लुएंस करता है या फिर मदद करते हैं, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं कि ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या क्या हो सकते हैं। अगर हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को डिफाइन करें तो हमारे पास दो टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन होता है मेल एंड फीमेल के केस में। अगर हम लोग मेल के लिए देखें तो उसमें मेल गोनड्स बोला जाता है, जबकि फीमेल के लिए भी फीमेल गोनड्स बोले जाते हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब होता है जहां पे गैमेट्स का फॉर्मेशन हो, और गैमेट्स जहां पे फॉर्म होते हैं उसका नाम होता है गोनड्स। ठीक है, तो गोनड्स का मतलब क्या होता है? जहां पे गैमेट का फॉर्मेशन होता है, और गैमेट से ही क्या बनते हैं? दो गैमेट का फ्यूजन, गैमेट के फ्यूजन से ही एक जायगोट का फॉर्मेशन हो सकता है। तो अगर मेल गोनाड्स है जहां पे गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो उसका नाम है टेस्टिस, जबकि फीमेल के केस में फीमेल गोनाड का नाम होता है ओवरी। यानी टेस्टिस में अगर गैमेट का फॉर्मेशन होते हैं तो उस गैमेट का नाम होता है स्पर्म, और अगर फीमेल के केस में मतलब ओवरी में, उसके गोनाड मतलब ओवरी में गैमेट का अगर फॉर्मेशन होता है तो उस गैमेट का नाम होता है ओवम। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा स्पर्म एंड ओवम क्या होता है। वो होते हैं गैमेट्स, और हमेशा याद रखिएगा गैमेट हमेशा हप्लॉइड होता है, मतलब वहां पे हम लोग लिखेंगे एन। जबकि अगर ऑर्गन के लिए बोला जाए, कोई भी ऑर्गन बॉडी का जिसको हम लोग गोनाड भी मान सकते हैं, तो गोनाड हमेशा ट्वाइसन होते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर ट्वाइसन के स्ट्रक्चर के अंदर स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है जो कि एन है, तो फिर यहाँ पे होएगा मियोसिस। और यहाँ अगर ओवरी है वो ट्वाइसन है, जिसके वजह से ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है, वो हैप्लॉइड है, तब भी यहाँ पे मियोसिस डिवीजन होगा। तो आई गेस ये पार्ट आपको समझ में आ गया है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में। चलिए देखते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हम लोग कैसे जान सकते हैं। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन भी मेल एंड फीमेल के लिए अलग अलग होता है। अगर मेल के लिए देखा जाए तो वहां पे बहुत सारे ऐसे डक्ट्स होते हैं या फिर एरियाज होता है जिसको हम लोग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, जैसे कि एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंशिया, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, Cowper's gland एंड पेनिस। जबकि फीमेल के केस में वहां पे होते हैं फैलोपियन ट्यूब, नेक्स्ट होता है यूटेरस, थर्ड है विजाइना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और वो है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, मतलब एक जोड़ी टेस्टिस का होता है, जबकि एक्सेसरी डक्ट्स होते हैं वहां पे बहुत सारे,
एक्सेसरी डक्ट्स के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सारे एक्सेसरी डक्ट्स आपको याद रखने हैं। वो है रेटिकेस्टस, नेक्स्ट होता है वासा एफरेंशिया, नेक्स्ट होते हैं एपिडिडाइमस और नेक्स्ट होता है वासा डिफरेंशिया। एपिडिडाइमस को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वाला हिस्सा जो होता है उसको बोलते हैं काउपुट, नेक्स्ट होता है कॉर्पस एंड थर्ड होते हैं काउडा। तो यहाँ पे 3 सेक्शंस होते हैं जो एपिडिडाइमस को डिफाइन करते हैं। उसके बाद हमारे पास है एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक्सेसरी डक्ट जैसे वो इम्पोर्टेंट है, एक्सेसरी ग्लैंड्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन में आते हैं। तो प्लीज रिमेंबर हमारे पास 2 एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं। एक का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड, एक होता है काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड का और एक नाम होता है जो है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। लास्ट जो है वो है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। उसमें एक फोल्डेड स्कीन होते हैं और उसका नाम है प्रीप्यूसी। तो ये सारे पार्ट एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। चलिए अब देख लेते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस कैसे है। बोर्ड एग्जाम में इस वाले क्वेश्चन को पूछा जाता है। इसके डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार सिंपली डायग्राम में ही आपको 2 मार्क्स से लेके 5 मार्क्स तक मिल सकता है, जबकि पूरे स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने में आपको 5 मार्क्स मिलेगा इंक्लूडिंग डायग्राम्स। तो ये पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही साथ एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देखते हैं उसके डिटेल वाले पार्ट जो कि एनसीईआरटी बुक में भी इंक्लूड रहेगा और कुछ पार्ट हम लोग एक्स्ट्रा से भी पढ़ेंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस।